हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, व्यंजन। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्वर। स्वर किसे कहते हैं और स्वर के हमने प्रकार देखा था, जिसमें हमने देखा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और हमने देखा था अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे और साथ ही साथ व्यंजन कैसे कहां पर उपयोग होते हैं इसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्णमाला का एक टॉपिक है, व्यंजन। ठीक, अब पहला सवाल यही उठता है कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या है। तो व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, अर्थात ऐसा वर्ण जिसको उच्चारित करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा ध्वनि या ऐसा वर्ण जिसे हम स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं, स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं। ठीक है। और कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? जब हमारे हृदय से प्राणवायु निकलती है, उस दौरान, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन जो भी सांस लेते हैं, हवा, तो उस दौरान हमारे जो ध्वनि है, हमारी जो ध्वनि निकल रही है, वो हमारे मुख के 5 अवयवों से टकराती है। अब वो 5 अवयव कौन कौन से हैं? पहला कंठ है ना, फिर ओठ, ओष्ठ जिसे बोलते हैं ओठ, ठीक, दंत हो गया, दांत, ठीक है, फिर तालु हो गया जिसको तालब या तालु बोलते हैं, है ना, ये जीभ का ऊपर वाला हिस्सा, ये, ठीक। फिर जीभ के ऊपर वाला हिस्सा जो तालु है, उसके ठीक आगे वाला हिस्सा है, उसे बोलते हैं मूर्धा, है ना, मूर्धन्य या मूर्धा। तो ये 5 अवयव हैं, इनसे टकरा कर जो वायु निकलती है उसे हम व्यंजन बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन पहचानना। अब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काका गाघा, ये तो सबसे आता है, लेकिन इनमें से कौन से ध्वनि कहां पर किस स्थान से निकलते हैं? देखिए, व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो 3 तरह से किया गया है। पहला वर्गीकरण जो है, ये वर्गीकरण है 3 तरह से। पहला है स्पर्शी व्यंजन, ठीक। दूसरा है, स्पर्शी व्यंजन के बाद जो दूसरा व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। फिर है ऊष्म व्यंजन, फिर है संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यंजन को 2 तरह से भी बांटा गया है। इसके अतिरिक्त भी, वो कैसे? एक स्थान के आधार पर कि कौन सा वर्ण, कौन सा व्यंजन किस स्थान से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, दांत से बोला जाता है ना, कि कौन से मूर्धा से बोला जाता है। और दूसरा प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर भी वर्गीकरण है, उसको हम फिर आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसका बंटवारा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जो व्यंजन है का वर्ग का स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या टोटल 25 है। यहां तक, पा तक, पा से लेकर मा तक, इतना हिस्सा जो है ये स्पर्शी व्यंजन होगा। का खा गा घा अंगा, है ना, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। इतना जो व्यंजन है इसको हम बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन। क्यों बोलेंगे स्पर्शी व्यंजन? क्योंकि जब इसको हम उच्चारित करते हैं तो हमारा जो मुख है, मुंह है, उसके 5 अवयवों से टकरा कर ये ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे का वर्ग, ठीक, का वर्ग का व्यंजन या का वर्ग व्यंजन बोलेंगे इसे। इसको बोलेंगे चा वर्ग व्यंजन, ठीक। इसको बोलेंगे टा वर्ग व्यंजन, इसको ता वर्ग व्यंजन, इसको पा वर्ग व्यंजन, ठीक है। इतना जो पार्ट है व्यंजन का, मां तक, का से लेकर मां तक, ये इस आधार पर वर्गीकरण है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होगी? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, मतलब इनकी संख्या 25, ठीक। लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यंजन है, ये है या, रा, ला, वा। इसको हम बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक।
ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, ये कितने हो गए 4 4 8, और ये संयुक्त व्यंजन 4 12, तो कितने हो गए 4 4 8 4 12, तो हमारा कितना हो गया यहां पर, कितना हो गया 37। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि इनको जो है व्यंजन की श्रेणी में नहीं गिना जाता, नहीं गिना जाता। तो अब कितने हो गए, ठीक है। तो हमने देखा कि जो व्यंजन है इसका वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया है। पहला जो है स्पर्शी व्यंजन, मतलब कि का से लेकर मा तक ये स्पर्शी व्यंजन हो गया, और इनका वर्गीकरण का वर्ग व्यंजन, चा वर्ग व्यंजन, टा वर्ग व्यंजन, ता वर्ग व्यंजन, पा वर्ग व्यंजन किया गया है। ठीक है, और मैंने बताया या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन है। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, देखिए अंतस्थ व्यंजन जो है वह पूर्ण रूप से किसी एक अवयव को नहीं छू पाता। कैसे, जैसे या बोल रहे हैं तो या क्या कंठ को पूर्ण रूप से छू रहा है, क्या तालु को पूर्ण रूप से छू रहा है, क्या दंत को पूर्ण रूप से छू रहा है, जिह्वा जो है क्या पूर्ण रूप से किसी भी हिस्से को टच कर रही है, नहीं टच करती है। लेकिन ये जो है या, रा, ला, वा, ये कहीं ना कहीं हमारे इन 5 अवयवों को मिक्स रूप से, मिश्रित रूप से छूते हुए बाहर निकलते हैं, इसी वजह से इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कुल मिलाकर अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो हमारे ध्वनि इकाइयों में छूते हुए, स्पर्श करते हुए, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते हैं ना, पूर्ण रूप से स्पर्श ना करते हुए निकलते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। अब ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं श स सा, श स सा, तब जो हमारी वायु है, प्राण वायु, वो घर्षित करती है, घर्षण करती है, और घर्षण के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है और घर्षण होता है। तो इसी वजह से इसे हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं और ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। और संघर्षी व्यंजन क्योंकि संघर्ष होता है ना। जो जिह्वा है इनको उच्चारित करने में श स स ह, इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, इसी वजह से इसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये जो छ, त्र, ज्ञा और स्रा है, इन्हें व्यंजन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अब जैसे मैंने यहां बताया कि ये 25 हो गए, ये स्पर्शी व्यंजन का से लेकर मा तक 25 हो गई इनकी संख्या। मैंने ये 12 इसलिए लिखा क्योंकि ये गलत हो, जिससे आपको ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर कितने हो गए 25, ये हो गए 25, और 4 ये और 4 ये 8, तो कितने हो गए 33। तो व्यंजन की संख्या कितनी हो गई 33। मूलतः कितनी है 33 है, लेकिन 2 और व्यंजन हैं। वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। 33 और 2 कितने हो गए 35। अब ये 2 कौन से हैं, ये जो डा है इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं एक, तो ये ड़ा बन जाता है, डा, ड़ा, लड़ना, पढ़ना, पढ़ना तो ये वाला हो जाएगा। तो ये जो है व्यंजन, ये 2 व्यंजन है, ठीक। इन्हें द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन है। कौन कौन से, ड़ा और ढा, ढ़ा है ना। जैसे कड़ा, कड़ा तो नहीं बोलेंगे, कड़ा नहीं, कड़ा बोलेंगे, कड़ा नहीं, है ना। इसे पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा तो नहीं बोलेंगे, पढ़ा, पढ़ा, अंतर है ना। कड़ा, पढ़ा, कड़ाई, पढ़ाई, है ना। तो यहां पर ये जो
वर्ण उपयोग किया जा रहा है, यही जो वर्ण है इसको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, ठीक। और इसको हम बोलते हैं उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। रा और ढा, इसे द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं और उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2, ठीक। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनको जब उच्चारित करते हैं तो जो वायु है वो नासिका का प्रयोग करती है, मतलब नाक का प्रयोग करती है। इस तरह से इन्हें नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन, नासिक व्यंजन, ठीक। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। नासिक व्यंजन की संख्या 5, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, ठीक। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। सा, सा, हा। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन जो है यह 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, यह एक पूर्ण रूप से नहीं होता है, अकेले में ये पूर्ण नहीं करता है अपने आप को, इसको 2 वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो का है ये, और ये सा षटकोण वाला सा, जब ये का और सा मिलता है तब बनता है छा, छा छत्री, है ना, छा छत्री वाला छा। फिर है त्रा, त्रा में ता और रा, ये संयुक्त 2 व्यंजन हो गए ना। जब 2 व्यंजन हो गए ता और रा, तो किसका निर्माण हुआ? त्रा का। और जा और इया, इसका जब संयोजन होता है तब क्या बनता है? ज्ञा बनता है, ज्ञा, जिया, है ना। और स्रा का निर्माण कब होता है? जब सा सलजम वाला सा और रा ये मिल जाते हैं, इनका संयोजन होता है, तब स्रा बनता है। तो इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 2। द्विगुण व्यंजन को और क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, है ना। का वर्ग में कितने व्यंजन है? 5। चा वर्ग में कितने व्यंजन है? 5। छा वर्ग, ता वर्ग में कितने हैं? 5, है ना। इस तरह से ये जो का, चा, टा, ता, पा कितने व्यंजन है, इनकी संख्या इतनी है ना। आपने देख लिया। अब ये वाला जो है टा वर्ग, टा वर्ग में ध्यान देना है, इसको कठोर व्यंजन भी बोलते हैं। कठोर व्यंजन क्यों बोलते हैं कठोर व्यंजन? क्योंकि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तब यह इन 5 अवयवों से, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनमें से ये मूर्धा से उच्चारित होता है। और मूर्धा क्या होता है? कठोर होता है। मूर्धा ये जो जीव के आगे वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, जो तालु के आगे वाला हिस्सा कठोर होता है ना। तो इसी वजह से, कठोरता की वजह से, कठोर वाले हिस्से में जीव टच करती है तब इसका उच्चारण होता है। बोलिए तो, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। तो आगे वाला मूर्धा जहां पर टच हो रहा है वो मूर्धा है, ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से इसे कठोर व्यंजन बोलते हैं। ये जो का वर्ग है, अब मैं बात कर रहा हूं स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण। का वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है। का, ये कंठ है। का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक। चा, छा, जा, झा, इया, ये तालु से उपयोग किया जाए। जब बोलते हैं तो जिह्वा जो है, जीभ जो है वो तालु को टच करेगी। तालु क्या है? ये यहां से लेकर ऊपर तक, ऊपरी वाला हिस्सा पूरा ये तालु है। और तालु के आगे वाला हिस्सा क्या है? मूर्धा, ठीक है। ये कंठ, दांत आप जानते हैं, दांत जब दंत बोला जाएगा तो मतलब ऊपरी हिस्सा, दांत का ऊपरी हिस्सा, जो ऊपर वाला दांत है ये वाला, है ना, ऊपर वाला हिस्सा टच करेगी जीभ, तब वो दंत होगा, है ना। ओष्ठ जब ओठ टच होगा। चलिए उच्चारण कर लेते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, कंठ का उपयोग हुआ। चा, छा, जा, झा, इया, तालु का उपयोग हुआ। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, मूर्धा का प्रयोग हुआ, है ना। मूर्धन्य बोलते हैं इसे, मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा व्यंजन। ता, था, दा, धा, ना, दांत का प्रयोग हुआ। बोलिए ता,
था, दा, दांत का प्रयोग हो रहा है ना, दंत व्यंजन। पा, फा, वा, भा, मा, ओष्ठ, ओठों का प्रयोग हो रहा है और किसी का हो नहीं रहा है। पा, फा, बा, बिना ओठ के बोलिए तो, बिना ओठ को उपयोग किए बोलियो, बोलिए तो, बोल के दिखाइए, बोला नहीं जा सकता है ना। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा जो व्यंजन है इसका जो वर्गीकरण किया गया है, ये हमने देखा कौन कौन से आधार पर। तो हमने देखा स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन इनकी संख्या 25 है, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, है ना, ये स्पर्शी व्यंजन हो गए। और फिर हमने क्या देखा, और हमने देखा या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा और समझ लीजिए इसे। इन 5 अवयवों का कोई न कोई हिस्सा टच कर रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से एक ही नहीं टच कर रहा है। मूर्धा दंत इकट्ठा टच हो रहे हैं, ओष्ठ दंत इकट्ठा टच हो रहे हैं, कंठ तालु इकट्ठा टच हो रहे हैं, है ना, फिर बोला जा रहा है इनको। जब यण संधि, जब संधि पढ़ेंगे तो संधि में जब यण संधि है, यण संधि में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे या है, ई और ई के बाद जो भी वर्ण आएगा अन्य वर्ण, है ना, तो ये क्या बना देगी, या, है ना। ऐसे वा में भी कोई भी अन्य वर्ण आएगा तो वा बना देता है। तो जब ये वर्ण अलग हो रहे हैं, मतलब कि इन वर्णों का प्रयोग करने के बाद अन्य वर्ण आ रहा था, तब वहां पर नया शब्द बनता था क्या, या और वा, और वहां पर यण संधि हुआ करती थी, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, जब भी इसको संधि को पढ़ाया जाएगा। फिर हमने देखा संघर्षी, संघर्षी व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, शा, सा, सा, हा। जब बोलते हैं तो प्राणवायु का क्या होता है, घर्षण होता है ना, ऊर्जा का ह्रास होता है, इसीलिए हम इसे संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। कुछ कुछ विद्वानों के द्वारा चा वाले वर्ग को, ध्यान दीजिएगा, चा, छा, जा, झा, इया, इस चा वाले वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी संघर्ष होता है। जब बोलते हैं तो इसमें संघर्ष होता है, जिह्वा में संघर्ष होता है, चा, छा, जा, झा, इया। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कुछ विद्वानों का मानना है ना, अलग अलग विद्वान हैं हिंदी के, व्याकरणाचार्य हैं, उनका अलग अलग मानना है। तो स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, कौन सा वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा, है ना, इतना ध्यान दीजिए। कठोर व्यंजन में कौन सा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा, ठीक है। और ये छात्रा ज्ञा, छात्रा ज्ञा और श्रा, ये किस में आएगा, संयुक्त व्यंजन में। तो इस तरह से हमारा जो ये लेसन है ये समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ ये जो व्यंजन है आपको समझ में आया है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है इस वीडियो को। और अगर कोई किसी भी तरह का डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।